मोहम्मद रफ़ी जिस भी गीत को हाथ लगाते थे वह हिट हो जाया करता था। मोहम्मद रफ़ी साहब किसी गीत को आवाज़ दें और वह दिल को छू ना ले, ऐसा कभी होता नहीं था। रफ़ी साहब गीतों में अपनी आत्मा डाल देते थे और यही वजह है कि वह हर शख्स के दिल में बस जाते थे। रफ़ी साहब नेक दिल शख्स भी थे। बॉलीवुड में ऐसे कई अभिनेता हैं जिन्होंने अपने लुक्स के चलते फैंस के दिलों पर राज किया है। किसी को बादशाह तो किसी को रोमांस किंग का टैग मिला तो कोई चॉकलेट बॉय कहलाता है। क्या आप जानते हैं हिंदी सिनेमा के पहले चॉकलेट बॉय कौन थे? और एक समय इस गायक ने बॉलीवुड के इस मशहूर चॉकलेट बॉय की जेब में पैसों से भरा लिफाफा रख दिया था। ये देख एक्टर शॉक रह गया था। आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया था। 60 के दशक के शानदार अभिनेता रहे। जॉय मुखर्जी का जन्म 24 फरवरी 1939 को झांसी में हुआ था। जॉय की पत्नी का नाम नीलम था और उनके 3 बच्चे हैं। वो रिश्ते में किशोर कुमार के भांजे भी लगते थे। इसके साथ वो मशहूर फिल्म अभिनेत्री काजोल के अंकल भी थे। फिल्म लव इन शिमला से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जॉय मुखर्जी को फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन उनके चार्म को हमेशा पसंद किया जाता था। जॉय मुखर्जी की लंबी हाइट, गोरा रंग, घने बाल और अलग सी खूबसूरती उनकी खासियत थी। अभिनेत्री सायरा बानो उन्हें मैडमैन कहा करती थी। उनकी तुलना हॉलीवुड के सुपरस्टार रॉक हडसन से होती थी। इन खासियतों के चलते वो हिंदी सिनेमा के पहले चॉकलेटी बॉय बन गए। गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं, बालों में किसके रात। जॉय ने आर.के. नैयर द्वारा निर्देशित फिल्म लव इन शिमला 1960 में साधना के साथ डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने आशा पारेख के साथ फिर वही दिल लाया हूँ, लव इन टोक्यो, जिद्दी और हम हिंदुस्तानी जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। उनकी कुछ फिल्में जैसे आओ प्यार करें और शागिर्द में सायरा बानो के साथ, साधना के साथ एक मुसाफिर एक हसीना, वैजंती माला के साथ इशारा और राजश्री के साथ जी चाहता है सुपरहिट फिल्में थीं। उनकी अधिकांश फिल्मों में हिट संगीत था। 1960 के दशक के अंत तक अभिनय भूमिकाएं कम होने लगीं। जॉय मुखर्जी का जब करियर ग्राफ नीचे आ रहा था तो उन्होंने एक फिल्म बनाने का फैसला किया। मुखर्जी 20 दिसंबर 1968 को फिल्म हमसाया लेकर आए थे। ये वही फिल्म थी जिसमें फिल्म के निर्माण के दौरान माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता थी। इस फिल्म के सेट पर माला सिन्हा द्वारा शर्मिला टैगोर को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई थी। तब दोनों के बीच पेशेवर प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। फिल्म का गाना हसीन दर्द दे दो का एल्बम द बारटेंडर क्लासिक बॉलीवुड विद अ ट्विस्ट में शाल्मली खोलगड़े द्वारा कवर संस्करण था। फिल्म को बेस्ट बनाने के लिए जॉय ने पूरी कोशिश की थी। इस फिल्म को संगीत ओ.पी. नैयर ने दिया था और गाने मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने गाए थे। फिल्म के सभी गीत हिट रहे थे लेकिन फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया था। जॉय मुखर्जी ने बड़े मन से यह फिल्म बनाई थी लेकिन यह सफल नहीं हो सकी। मुखर्जी साहब को फिल्म के गानों के लिए रफ़ी साहब पर बहुत भरोसा था। मोहम्मद रफ़ी साहब गीतों में अपनी आत्मा डाल देते थे और यही वजह थी कि वह हर सुनने वाले के दिल में बस जाते थे। फिल्म में रफ़ी साहब का एक सोलो गाना था जो बेहद हिट रहा था। गाने के लिए जॉय ने रफ़ी साहब को उतनी ही फीस दी थी जितनी उस दौर में उनकी मार्केट वैल्यू थी। लेकिन जब फिल्म फ्लॉप साबित हुई तो रफ़ी साहब का दिल नहीं माना। वे नहीं चाहते थे कि जॉय आर्थिक रूप से और परेशानी झेलें। ऐसे में वे एक दिन उनके घर गए और बातचीत के बाद पैसों से भरा लिफाफा उनकी जेब में डाल दिया। जब जॉय ने लिफाफा देखा तो वे समझ गए कि रफ़ी साहब अपनी फीस लौटाने आए हैं। उन्होंने वह रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन रफ़ी साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने लिफाफा वापस थमाते हुए कहा, दिल की आवाज़ भी सुन। दरअसल ये अल्फाज उसी फिल्म का फेमस गीत जो रफ़ी साहब ने गाया था जिसके बोल थे, दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे अफसाने पे ना जा, मेरी नज़रों की तरफ देख जमाने पे ना जा। फिल्मी दुनिया के इस चॉकलेटी बॉय ने 9 मार्च 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
जॉय मुखर्जी अपनी खूबसूरती और बेहतरीन काम के लिए हमेशा याद किए जाते हैं।